गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। तो इमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी हॉस्पिटल में यूज़ होती है, इमरजेंसी ट्रे जो कि हर वार्ड में, आईसीयू में, ओटी में, हर जगह होती है, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में आज देखेंगे, सीखेंगे। उनको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखते हैं वाली ड्रग, ये है एट्रोपिन। ये 1 ml का इंजेक्शन होता है, एम्पुल में आता है। इंजेक्शन एट्रोपिन कब यूज़ करते हैं? इंजेक्शन एट्रोपिन को क्या बोलते हैं हम? प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन भी बोलते हैं। प्री अनेस्थेटिक मतलब कि जब अनेस्थीसिया देते हैं, अनेस्थीसिया देने से पहले भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस इंजेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो ट्रैक्योब्रैंकियल सिक्रेशंस होते हैं, यानी कि सिक्रेशंस को कम करता है, सिक्रेशंस को कम करने का काम करता है ये इंजेक्शन। तो और इसका दूसरा क्या यूज़ है कि अनेस्थीसिया में क्या बोलते हैं, अनेस्थीसिया देने के टाइम पे अगर किसी पेशेंट का बीपी लो हो रहा है, हाइपोटेंशन में जा रहा है पेशेंट, तो हाइपोटेंशन को भी ट्रीट करता है ये। और क्या करता है ये? एंटीडोट भी है, एंटीडोट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का, जो कि इंसेक्टिसाइड्स वगैरह होते हैं जो कि हम दवाइयाँ, फलों और ये सब्जियों पर छिड़काव करते हैं, तो वो सब ऑर्गेनोफॉस्फोरस वाली ड्रग्स होती हैं ज़्यादा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है तब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में हम क्या करते हैं, उसको एंटीडोट के रूप में एट्रोपिन को यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है इसका दूसरा यूज़? ये माइडिएट्रिक होता है। माइडिएट्रिक होता है कि प्यूपिल्स को कंस्ट्रिक्ट होने से रोकने का काम करता है। प्यूपिल्स को क्या करता है? डायलेट करता है। प्यूपिल्स जो आइज़ के अंदर होता है तो वो प्यूपिल को डायलेट करता है। डायलेट करता है कैसे है कि जो आइज़ के अंदर जो सिलियरी मसल्स होती हैं उसको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। तो ये सारे फंक्शन हैं हमारे इंजेक्शन एट्रोपिन के। इंजेक्शन है हमारा ग्लाइकोपार क्या करता है? ये भी ट्रैक्योब्रैंकियल सिक्रेशंस को कम करने का काम करता है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस हो रहे हैं, जैसे कि किसी का इंट्यूबेशन हो रहा है या फिर किसी को एनेस्थीसिया देने के बाद में जीए देने पड़ रहा है, या फिर ऐसी वाली कंडीशन जहाँ पे हमें सिक्रेशंस को क्या करना है, ओरल सिक्रेशन, ट्रैकिया सिक्रेशंस कम करने हैं, तो उस सिक्रेशंस को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये इंजेक्शन ग्लाइकोपायरोलेट। इंजेक्शन ग्लाइकोपायरोलेट भी इसी तरह से एम्पुल में आता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इंजेक्शन क्या है, देखने में जो एक जैसे लग रहे हैं, तो इंजेक्शन ये इसका जो कंपोजिशन है वो हमें चेक करना है पेशेंट को दवाइयाँ देने से पहले। तो हो सकता है इंजेक्शन देखने में तो एक से हैं, बट क्या है, उसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है, उसका कंपोजिशन और उसका कंपोजिशन दोनों का अलग अलग है। दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट भी हो सकते हैं। तो हमेशा दवाई देने से पहले हमेशा क्या करना है, हमें चेक करना है एक्सपायरी, दवाई का नाम, कंपोजिशन, कितने mg की है। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन एड्रीनालिन। इंजेक्शन एड्रीनालिन, इसको शॉर्टकट में हम एडीआर भी बोलते हैं। तो इंजेक्शन एडीआर कब यूज़ करते हैं हम? इंजेक्शन एडीआर ज़्यादातर इमरजेंसी कंडीशन, जैसे कि किसी का कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट को रिवर्सल करने के लिए कार्डियक अरेस्ट में, या फिर जैसे हम सीपीआर देते हैं, सीपीआर के टाइम पे क्या है हमारा एट्रोपिन, एडीआर, ये सब हम क्या है उस टाइम पे पेशेंट को आईवी देते हैं। और इंजेक्शन एडीआर तब भी देते हैं जैसे कि किसी को एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुआ है, किसी को एकदम से शोक में जा रहा है कोई पेशेंट उसकी वजह से, तो तब उसको इफेक्ट को कम करने के लिए हम उस टाइम पे एडीआर इंजेक्शन यूज़ करते हैं। है हमारा फिनेरामाइन का क्या यूज़ है हमारा? फिनेरामाइन हमारा होता है एविल, सामान्यतः मतलब नॉर्मली इसको एविल के नाम से भी जाना जाता है हर जगह पे, एविल इंजेक्शन। तो एविल इंजेक्शन की फॉर्म में भी आता है, टैबलेट की फॉर्म में भी आता है। ये 2 ml का एम्पुल है। इसको हम मेनली जैसे किसी को कोई ड्रग रिएक्शन हुआ है, या फिर ड्रग के अलावा जैसे किसी को खाने से कुछ एलर्जी है, फूड एलर्जी, या किसी भी टाइप का कुछ एलर्जी हो गया है, स्किन पे रैशेज हो गए हैं, किसी ने वाइट कर लिया है, जैसे जैसे कि मधुमक्खी है, या फिर मधुमक्खी के अलावा जैसे किसी ने काट लिया है ऐसा वाला, उसकी वजह से उसको पूरा बॉडी में ईचिंग, रैशेज ऐसा वाला कुछ हो रहा है, तो वो सारा रेस्पॉन्स कम करने के लिए हम ये वाला इंजेक्शन यूज़ करते हैं। या किसी भी दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, तब हम इंजेक्शन को हम आईवी या फिर स्लो आईवी या फिर हम आईएम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा डेक्सा। डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। तो डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन हमारा कब यूज़ करते हैं? जब किसी को शोक हुआ हो या फिर कार्डियक प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? इन्फ्लामेशन को कम करता है। जैसे कि एडिमा है, किसी को एंजियो एडिमा है, या फिर अस्थमा है, एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा है, तो अस्थमा का अटैक हो, या फिर किसी दवाई का रिएक्शन हो, या फिर क्या है हम एविल के साथ इसको कंबाइंड करके
भी दोनों को भी हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे किसी को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तब एविल डेक्सा, जैसे कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे हमें क्या चीज़ रेडी रखनी होगी, ये इंजेक्शन फिनेरामाइन और इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, कि अगर उसको थोड़ा सा भी ब्लड की वजह से रिएक्शन अगर हो तो हम दोनों इंजेक्शन उसको ये दे सके। तो इसलिए हमें ये बेड साइड रेडी होना चाहिए अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तब। नेक्स्ट इंजेक्शन हम बात कर कब यूज़ कर सकते हैं हम, मीफेंट्रामाइन स्पेशली जब पेशेंट का बीपी कम होता है, जैसे कि अनेस्थीसिया दिया है पेशेंट को, अनेस्थीसिया में बीपी कम हो रहा है पेशेंट का, अनेस्थीसिया में एपिड्यूरल हो सकता है, स्पाइनल हो सकता है, तो स्पाइनल अनेस्थीसिया हो या एपिड्यूरल अनेस्थीसिया हो, दोनों में से किसी की वजह से भी सर्जरी के टाइम पे अगर पेशेंट का बीपी कम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको बीपी को रेज़ करने के लिए थोड़ा सा उस टाइम पे हम मीफेंट्रामिन यूज़ कर सकते हैं। मीफेंट्रामिन की ये पूरी बायल होती है, एक बायल में इसका क्या है 1 ml में 30 mg मीफेंट्रामाइन होता है, और ये टोटल हमारी 30 ml की वायल है। तो जो डोज़ हमें डॉक्टर ने जैसे बताया कि इतनी mg इसको देना है, तो उसके हिसाब से डोज़ कैलकुलेट करके हमें इतने ml ये मीफेंट्रामाइन पेशेंट को देना होता है। मीफेंट्रामाइन बीपी कैसे बढ़ाता है, मतलब ये क्या है टेम्परेरी बेसिस पे बीपी बढ़ाता है पेशेंट का। जैसे कि कभी कभी कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ना, तो उसको उस टाइम पे क्या है धक्का लगाना पड़ता है, तो धक्का लगा के क्या है कि वो स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही किसी का बीपी कम हो रहा है सर्जरी के टाइम पे, थोड़ा सा ये पुश किया तो उसका क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। फिर वापस से अगर कम होएगा तो फिर से देना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि वो अपने आप एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो क्या स्मूथली चलती रहेगी। तो ये ऐसा ही काम करता है। इससे क्या है मतलब याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन एप्सोलिन। एप्सोलिन के अंदर हमारा एप्सोलिन तो क्या है, इसका ब्रांड नेम है एप्सोलिन, और भी नामों से भी आता है ये इंजेक्शन। ये मेन इसका साल्ट है इसमें फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन। फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन है, 2 ml का क्या है एम्पुल है, और इसमें ईच ml में 50 mg कंपोजिशन है इसका, 2 ml का है यानी 100 mg इसमें इंजेक्शन फेनेटोइन होता है। तो इंजेक्शन फेनेटोइन हमारा क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। एंटी एपिलेप्टिक मतलब कि जब सीज़र होते हैं, फिट्स होते हैं, किसी को एकदम दौरे पड़ने वाली बीमारी है, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम इंजेक्शन एप्टोइन या इंजेक्शन एप्सोलिन, ये फेनिटोइन इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं। तो इसका क्या है कि ये डोजिंग क्या है, पहले लोडिंग डोज होती है, यानी कि हमारा एक एम्पुल है हमारा 50 mg यानी 100 mg का, तो 100 mg यानी 500 mg हम 100 ml में डाल के इसको लोडिंग डोज देंगे। उसके बाद जैसे मतलब डॉक्टर बताता है, मैं मतलब एक नॉर्मल बात जानकारी के लिए आपको शेयर कर रही हूँ कि ज़्यादा इसी तरह यूज़ करते हैं, पहले लोडिंग डोज देंगे, उसके बाद में उसको जो मेंटेनेंस डोज है जैसे कि TDS देना है, फिर उसके बाद 1 एम्पुल TDS वगैरह ऐसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है मेरे पास ये फ्लूसेमाइड। फ्लूसेमाइड को मेनली क्या है, बेसिकली लेसिक्स के नाम से भी हर जगह ये फेमस होता है, हर जगह कहीं भी अगर किसी को यूरिन नहीं आ रहा है या फिर ऐसी वाली कंडीशन है तो हम क्या, डॉक्टर बोलेगा लेसिक्स इंजेक्शन इसको देना है, लेसिक्स यानी फ्लूसेमाइड देना है। तो फ्लूसेमाइड इंजेक्शन क्या है, ये डायरेटिक इंजेक्शन है। डायरेटिक मतलब कि यूरिन को बढ़ाने वाला। तो अगर नॉर्मली हमारी किडनी जितना काम कर रही है या काम कम कर रही है, तो उस कंडीशन में उसके काम को हमें बढ़ाना है, या यूरिन का आउटपुट हमें ज़्यादा चाहिए, किसी को क्या है एडिमा है, फ्लूइड कलेक्शन है बॉडी में, जैसे कि पल्मोनरी एडिमा हो गया, या फिर स्वेलिंग है बॉडी में, उसका बीपी वगैरह सब सही है, या तो उस कंडीशन में हम उसका बीपी कम करने के लिए, पल्मोनरी एडिमा कम करने के लिए ये सब इंजेक्शन हम लेसिक्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर क्या है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हाइपरटेंसिव में इमरजेंसी के बेसिस पे हम फ्लूसेमाइड भी यूज़ करते हैं। अगर किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो बीपी हाई है तब भी हम इंजेक्शन लेसिक्स फ्लूसेमाइड पेशेंट को देके उसका बीपी थोड़ा कम कर सकते हैं। फ्लूसेमाइड इंजेक्शन का ये 2 ml का हमारा एम्पुल है, इसमें पर ml क्या है 10 mg होता है, यानी 20 mg एम्पुल में होता है इसका फ्लूसेमाइड का। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन नोरेड। इंजेक्शन नोरेड यानी कि इंजेक्शन नोर एड्रीनालिन कंसनट्रेट इंजेक्शन। तो ये नोर एड्रीनालिन का कंसनट्रेट इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन को क्या है IV इन्फ्यूज़न आफ्टर डायल्यूटेशन, इस पे इंजेक्शन पे भी मेंशन है कि इसको डायरेक्ट IV नहीं देना है, इसको हम पहले इन्फ्यूज़न तैयार करेंगे 50 ml के सिरिंज में नॉर्मल सलाइन लेके, उसके बाद उसमें नोरेड का एम्पुल उसमें मिक्स करेंगे, उसके बाद इन्फ्यूज़न से यानी कंट्रोल इन्फ्यूज़न से, या फिर अगर ड्रिप में भी हमने ऐड किया तो ड्रिप में क्या है रेगुलेटर होना चाहिए, इतने ड्रॉप पर मिनट यानी इतने ml इतने mg हम डोज पेशेंट को दे रहे हैं। तो ये कंट्रोल इन्फ्यूज़न में यूज़ होने वाला इंजेक्शन है, यूज़
क्यों करते हैं? इसका क्या है, बेसिकली काम है बीपी को बढ़ाने का। बीपी बढ़ाना यानी हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम नोरेड इंजेक्शन देते हैं। कार्डियक अरेस्ट में भी कभी कभी ये यूज़ किया जाता है, या फिर किसी को क्या है बहुत ज़्यादा बीपी कम हो रहा है, पेशेंट शोक में जा रहा है, सेप्टिक शोक में जा रहा है, तो ऐसी वाली कंडीशन में बीपी को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बीपी कैसे बढ़ाता है ये क्या है मैकेनिज़्म, जो प्रिंसिपल है ये उस पर काम करता है बेसो कंस्ट्रिक्शन का। बेसो कंस्ट्रिक्शन कहाँ का करता है? पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब कि जो हमारा हाथ है, जो हमारा पैर है, तो ये है हमारी पेरीफ्री। तो पेरीफ्री को क्या है वेसो कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो उसके बाद क्या है सारी जो सप्लाई है ब्रेन के लिए जाएगी, हार्ट के लिए जाएगी, तो उससे क्या होगा, बीपी बढ़ जाता है पेशेंट का। मेरे पास इंजेक्शन ईथोफाइलिन, थियोफाइलिन, ये मेनली क्या है बेसिकली डेरिफाइलिन के नाम से इंजेक्शन क्या है फेमस है, डेरिफाइलिन के नाम से जाना जाता है ज़्यादातर जगह पे, बट इसका कंपोजिशन है ईटोफाइलिन और थियोफाइलिन। ये दो ड्रग का कॉम्बिनेशन मिला के क्या बन गया है, एक इंजेक्शन बन गया है, उसको डेरिफाइलिन भी बोलते हैं। वैसे डेरिफाइलिन पे कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इसको ईटोफाइलिन थियोफाइलिन के नाम से जानते हैं। ये 2 ml का एम्पुल है हमारा, और इसमें कितना कितना होता है, इसमें लिखा है कि इथोफाइलिन इसमें होता है 84.7 mg और थियोफाइलिन इसमें होता है 25.3 mg। तो ये इंजेक्शन का यूज़ क्या है, ये क्या है बेसिकली ब्रोंको डायलेटर है। ब्रोंको मतलब कि जो हमारी ये ब्रोंकाई है इसको डायलेट करने का काम करता है। डायलेट मतलब चौड़ा करने का। तो अगर किसी का क्या बोलते हैं ब्रोंकी मतलब कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो कंस्ट्रिक्ट कब कब हो सकता है, जैसे कि कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, जैसे एक्यूट अस्थमा का अटैक हुआ है किसी को, या फिर किसी का क्या है कि अंदर म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, अंदर क्या है वो थिक हो गया है, अंदर स्वेलिंग हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या है हमें ब्रोंकाई को डायलेट करना है, जिससे कि ईजिली क्या है सांस ले सके पेशेंट, सैचुरेशन उसका ठीक चल सके। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ये इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड। इंजेक्शन डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड भी हमारा क्या है कि ये हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए, या फिर कार्डियक अरेस्ट को ट्रीट करने के लिए, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है अगर किसी का, या फिर हार्ट सर्जरी चल रही है, हार्ट सर्जरी के दौरान किसी का बीपी कम हो रहा है, ऐसे ही किसी को ट्रोमा हुआ है, ट्रोमा ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा हो गई है, उस कंडीशन में पेशेंट बीपी फॉल हो गया है, तो हम इमरजेंसी में उसका बीपी उस टाइम पे बढ़ाने के लिए पेशेंट को डोपामिन देते हैं। तो डोपामिन का भी क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा है फॉर IV इन्फ्यूज़न आफ्टर डाइल्यूटेशन। ये भी क्या है कंसनट्रेटेड इंजेक्शन है, जिसको पहले डाइल्यूट करना होगा। हम ऐसे ही डायरेक्ट इसको पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन है उसका जितना इफ़ेक्ट है अच्छा, उसका साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे ही कुछ ना कुछ होता ही है हर इंजेक्शन का। तो हमें इंजेक्शन का इफ़ेक्ट पता होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट भी थोड़ा पता होना चाहिए। अगर हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं पता है या फिर हमें इफ़ेक्ट नहीं पता है, तो हम किसी भी चीज़ को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हार्मफुल होता है। तो कोई भी इंजेक्शन, कोई भी वीडियो हो, मैं कहूँगी कि ये वाली वीडियो या फिर कोई और वीडियो जैसे कि आप नेट पे देखते हो, वो सब के बाद किसी को पर्सनली कोई इंजेक्शन एडवाइस करना या फिर ट्रीट करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमेशा क्या है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद, और क्या है ऐसे वाले इंजेक्शन हमेशा मॉनिटरिंग के टाइम पे, पेशेंट की मॉनिटरिंग चल रही हो, बीपी हमने बीपी बढ़ाने के लिए दिया, तो बीपी कितने तक नॉर्मल है, कितने तक बढ़ाना है ना। तो बीपी अगर क्या है कि हमने बढ़ाने वाला इंजेक्शन दिया, नॉर्मल लिमिट से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, तो क्या होगा, जो दिक्कत के लिए हमने लगाया था वो दिक्कत उसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी वाली कंडीशन में हमें हमेशा मॉनिटरिंग के बाद और पेशेंट को मॉनिटरिंग पे रख के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही हमें इंजेक्शन कोई भी देना है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारे पास है इंजेक्शन सोडा बाई कार्बोनेट इंजेक्शन 7.5% वाला इंजेक्शन है ये सोडा बाई कार्ब। तो सोडा बाई कार्ब इंजेक्शन हम कब यूज़ करते हैं, सोडा बाई कार्ब इंजेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, अब चीज़ होता है कि जब जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो ब्लड में हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कब बढ़ेगी, जब क्या है एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा। तो एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, तो जो pH है ब्लड का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा pH कम होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। एसिडोसिस में एसिड लॉस हो रहा है, एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो किसकी वजह से बढ़ सकता है, मोशन हो रहे हैं। लूज मोशन में स्पेशली क्या है कि जो लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा,
हमारे बाइकार्बोनेट बढ़ जाएंगे, या फिर हमारा किडनी फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो क्या है कि जो बाहर निकालना चाहिए बाइकार्ब वगैरह, जो कि हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसकी वजह से वो अंदर ही बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, इधर उधर क्या है सर्कुलेट हो रहा है। तो वो बढ़ते बढ़ते क्या है बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पा रही है क्या करना है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन देते हैं। तो पीएच हमारा नॉर्मल ब्लड का क्या होता है 7.35 टू 7.45 होता है। अगर उससे कम होता है तब हम क्या बोलेंगे एसिडोसिस, और उससे ज़्यादा होएगा तो क्या बोलेंगे एल्किलोसिस। तो एल्किलोसिस नहीं, एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हम इंजेक्शन सोडा बाइकार्ब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन ये 10 ml का है। जो हमारा अभी था ये सोडा बाइकार्ब, ये भी 10 ml का है, ये भी हमारा 10 ml का है। तो 10 ml का इंजेक्शन है। इसमें कंपोजिशन है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% और कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% और कैल्शियम डी सैकेरेट 0.5%। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन कब देते हैं हम, जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, किसी को हाइपोकैल्शीमिया में जा रहा हो पेशेंट। हाइपोकैल्शीमिया में जाएगा तो पेशेंट क्या है कैल्शियम बॉडी का कम हो जाएगा। तो जितने भी हमारे ये आयन है जैसे कि पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब हमारी जो बोन हेल्थ है, हमारी मसल्स हैं, ये नर्व्स हैं, इन सब का क्या है कि ठीक से प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारा कैल्शियम कम हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें कैल्शियम क्या है बाहर से लेना होगा। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन हाइपोकैल्सीमिया वाली कंडीशन में हम दे देते हैं। कार्डिक अरेस्ट में भी देते हैं, क्योंकि कार्डिक अरेस्ट में भी यूज़ होता है। और क्या है एंटीडोट भी है। एंटीडोट किसका है, एंटीडोट है मैग्नीशियम सल्फेट पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग वाला केस अगर मैग्नीशियम सल्फेट पॉइजनिंग किसी को हुई है तब कैल्शियम ग्लूकोनेट उसको रिवर्सल के लिए हम देते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, पोटेशियम क्लोराइड का कंटेन है पोटेशियम क्लोराइड 150 mg और ये एम्पुल है 10 ml का। तो जितने ml का एम्पुल है और जितना mg है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी ये 1 ml में हमारा कितना है, 1 ml में है 150 mg। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ टू बी डाइल्यूटेड टू अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ विद वाटर और अदर सुटेबल फ्लूइड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैल्शियम ये जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका कभी भी फास्ट हम क्या है कि इसको फास्ट IV पुश नहीं करते हैं, और दूसरा इसका हमेशा डाइल्यूट करके ही हम इंजेक्शन को स्लो देते हैं। या तो हम फ्लूइड में मिक्स करके दे सकते हैं या फिर हमें ऐसे ही देना है तो उसको डाइल्यूट करके स्लो IV देंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारे पास एडिनोसिन। ये इंजेक्शन है एडिनोसिन इस पे लिखा हुआ है फॉर इंट्रावेनस यूज़ ओनली। तो क्या करते हैं हम एडिनोसिन इंजेक्शन को, जैसे कि PSBT यानी कि सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया, ये सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया वाला केस है, या फिर अरिदमिया वाला केस है, अरिदमिया वाली कंडीशन है, या कार्डियक फंक्शन से रिलेटेड मतलब ये इंजेक्शन का है। जबकि अरिदमिया हो पेशेंट को, सुप्रावेंट्रिकुलर टकीकार्डिया हो, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। या फिर CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी हम एडिनोसिन इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो एडिनोसिन इंजेक्शन का डोज है, एडिनोसिन इंजेक्शन का हमेशा स्टार्ट करते हैं हम 3 mg से। फास्ट IV इसको हमेशा फास्ट IV देते हैं। 6 mg पर 2 ml है, 6 mg पर 2 ml है, सॉरी 6 mg पर ml नहीं है, 6 mg 2 पर ml है। तो 1 ml हम फास्ट देंगे पेशेंट को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम वेट करेंगे थोड़ी देर 2 सेकंड के अंदर हम क्या है ये फास्ट इंजेक्शन देंगे 1 ml। फिर उसके बाद 1 ml के बाद 6 mg यानी 2 ml हम फिर से 2 मिनट बाद देंगे। फिर उसके बाद 2 एम्पुल यानी कि 6 2 एम्पुल यानी 12 mg। फिर हम उसके बाद जो हमने इंजेक्शन सेकंड वाला दिया उसके लगभग 1-2 मिनट बाद हम फिर से इंजेक्शन पुश करते हैं। इंजेक्शन हमारा मिडाजोलम इंजेक्शन क्या है, ये थोड़ा सा सिडेटिव इंजेक्शन है। सिडेटिव मतलब कि इसको जो एंटी एंजाइटी के बेस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी का कोई भी छोटा मोटा प्रोसीजर है पेशेंट का, या फिर एनेस्थीसिया के टाइम पे ही पेशेंट क्या है कि उसका एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट थोड़ा कम होने लगा, ऐसी वाली कंडीशन में क्या है कि मिडाज इंजेक्शन हम पेशेंट को
देंगे। ये IM और IV दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये 10 ml की टोटल वायल है हमारी। 10 ml में इसमें लिखा हुआ है ईच ml कंटेन, यानी कि 1 ml में इसका होता है 1 mg। तो 1 ml 1 mg और 10 ml हो गया 10 mg। तो ये टोटल 10 ml की वायल है। तो जैसा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से हम जो है डोज पेशेंट को देंगे। तो छोटे मोटे प्रोसीजर जैसे कि DNC हो गया या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी है, ऐसा वाला कुछ है, या किसी को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है पेशेंट को सर्जरी के दौरान, ये है हमारा इंजेक्शन ट्रेनेक्सा। तो ये हम यूज़ करते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे पोस्ट ऑपरेटिव या फिर ऑपरेटिव टाइम पे, यानी कि ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद में अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग के चांसेस हैं, तो ऐसी वाली कंडीशन में हम इंजेक्शन ट्रेनेक्सा को यूज़ करते हैं। तो इंजेक्शन ट्रेनेक्सा जैसे कि कोई ENT वाली सर्जरी है, एब्डोमिनल सर्जरी है या फिर डेंटल सर्जरी है, तो ऐसी वाली किसी भी सर्जरी के दौरान या बाद में अगर ब्लीडिंग है तब हम इंजेक्शन ट्रेनेक्सा यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, इसका इफ़ेक्ट फाइब्रिनोलाइटिक इफ़ेक्ट को क्या करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है। तो जिसकी वजह से क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये वाला इंजेक्शन हमारा 5 ml का ये एम्पुल होता है हमारा, जिसमें 5 ml में कितना होता है, 500 mg होता है। तो 500 mg है 5 ml में, यानी 1 एम्पुल में। तो हमें जो डोज है इसकी, अडल्ट डोज बेसिकली क्या है कि 1 ग्राम होती है। तो अगर 1 ग्राम हमें डॉक्टर ने बोला है कि 1 ग्राम देना है, तो हम 2 इंजेक्शन यानी 2 एम्पुल स्लो हम IV दे देते हैं पेशेंट को। इसमें लिखा हुआ है फॉर IV यूज़ ओनली, तो यानी इसको हम IM नहीं लगाना है इंजेक्शन को, या फिर और किसी रूट से नहीं देना है, हम इसको बेसिकली केवल IV ही यूज़ करेंगे।